आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। आशुतोष जी, अभी हाल ही में सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक लेकर आई, जो राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब कानून बन गया है। सबसे पहले हमें संक्षेप में अगर बताएं, ये कानून क्या है? देखिए, ये कानून बहुत स्पष्ट है। एक रोजगार गारंटी स्कीम पहले से चल रही थी, जिसका नाम मनरेगा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम, और उसमें बदलाव की जरूरत बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। तो उस बदलावों को समेटते हुए कैसे क्या जरूरतें, कहाँ खामियां थी, बहुत बड़ी खामियां थी, लगातार शिकायतें आती थी मनरेगा के बारे में, उसके अनुरूप फिर कैसे नए भारत के लिए इसको तैयार किया जाए। ये मूल रूप से रोजगार गारंटी स्कीम ही है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए किए हैं। बिल्कुल। और वो परिवर्तन क्यों जरूरी थे? अब के कानून की जरूरत क्यों पड़ी? मनरेगा नेक्स्ट ईयर से ही इसमें बहुत बड़े लेवल पे करप्शन की बात आने लगी थी। गवर्नमेंट के अंदर से ये डिमांड उठने लगी थी, और उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। उन्होंने खुद सीएजी से कहा था, जनरली सीएजी 4-5 साल के बाद किसी स्कीम को टच करती है कि चलो हम इसका ऑडिट करें, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही रघुवंश प्रसाद सिंह जी को, सीएजी को ये रेफर करना पड़ा था कि आप इसकी जांच कीजिए, क्योंकि बहुत करप्शन की शिकायतें आ रही। ये एक बात। क्योंकि मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी उसमें। इसके अलावा धीरे धीरे 20 साल में अब जो है लगातार ये चीजें बहुत बड़े लेवल पे आई कि आखिर हम फाइनली एसेट क्या क्रिएशन कर रहे हैं। क्या हम किसी को रोजगार सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि बस तुम पैसे लो, जाओ, कुछ काम हो या ना हो। शुरुआत में इसमें ये भी था कि परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होना है। अब समझिए कितनी बड़ी खामी थी। अब जब हम विकसित भारत, और ये नाम भी चेंज हुआ, विकसित भारत इसमें साथ में जोड़ा गया, वो सोच उसी को दर्शाता है कि क्या जो रूरल लैंडस्केप है वो बदला कि नहीं। तो आप देखेंगे कई योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की चली, बहुत सारे लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी चलाया, जिसने रूरल लैंडस्केप को बदल दिया। गरीबी कम हो रही है, ये आंकड़ों में है, मतलब ये मुंहबोली वाली बात नहीं है, सब कुछ आंकड़ों में है। गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, पानी नल से जल वाली जो स्कीम है वो पहुंचने लगी। जो एक महत्वाकांक्षा थी बिल्कुल उस मजदूर की जो कि उस समय खाने को तरस रहे थे, अब वो दूसरे लेवल पे देख रहे हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाना कैसे है, हमें जीवन में सुधार कैसे करना है। तो अब जाहिर है कि आपको धीरे धीरे सारी स्कीमें इस मोड में लानी पड़ेगी कि गरीबों तक पैसे भी पहुंचे उनके हाथ में, वो पैसा खर्च भी कर पाए, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो जो उनके लाइफस्टाइल को भी चेंज करे। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें थी, इसी को सोच कर को बदला गया। आशुतोष जी, आपने बताया कि कैसे मनरेगा की जरूरत हमको आज से 20 साल पहले पड़ी थी। 20 साल में हमारा ग्रामीण भारत बहुत बदला है। मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि कैसे ये नया कानून पहले के कानून से और बेहतर है। दो तरीके से इसको एनालाइज करना चाहिए। एक तो कि मजदूर के लिहाज से, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, उसके लिहाज से कैसे ये फायदेमंद। उस लिहाज से आप देखें तो मॉनिटरिंग, जो कि शोषण होता था मजदूरों का, कि रजिस्टर पे नाम चढ़ गए किसी फैमिली से, और जो वहां का सरपंच है और उसने चढ़ा दिए 50-60 लोगों के नाम, उसका पैसा जो है सो उठा ले, वो नहीं हो सकता। प्रॉपर मॉनिटरिंग विद टेक्नोलॉजी, कहाँ काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है। अब जो है सो सरकार, वो चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, यहाँ पे बैठ के वो मॉनिटर पे देख सकती है कि हाँ यहाँ काम, जियो टैगिंग होगी जी। तो यानी उसका एक्सप्लॉयटेशन रुकने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो इसकी बात थी, आपको रोजगार नहीं मिला अगर 15 दिन में, तो आप हकदार हैं कि आप उनको बेरोजगारी भत्ता दें जी। इस बार ये प्रोविजन किया गया है उसमें कि अगर बेरोजगारी भत्ता देने में आप देर करते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको उसमें एक इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा। तो यानी स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर होगा कि ये जल्दी से जल्दी हमें भुगतान करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज रिकॉर्ड में होंगी ना, फिर आप इसे झुठला नहीं पाएंगे। तो ये चीजें जो हैं। दूसरी बात कि मजदूरों के लिए एक बहुत अच्छा ही ये प्रोविजन है, क्योंकि इसकी डिमांड तो हर राज्य से भी उठती थी कि आपने साल भर के लिए कर दिया, और कई बार मजदूर है कि वो
इसी काम में लगा हुआ है, खेती के दिनों में भी, कटाई के दिनों में भी। पता चला क्योंकि खेती में थोड़े कम पैसे मिल रहे थे तो हम यहाँ, तो इस बार जो ये प्रोविजन किया गया, अब ये दोनों लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी अच्छा है और मजदूरों के लिहाज से भी अच्छा है कि साल में 60 डेज, और वो ऑप्शनल है कि आप कब देना चाहते हैं। वो हर स्टेट गवर्नमेंट के लिहाज से वैरी करेगा, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी वैरी करेगा। तो ये एक तरीके से पूरी खेती के लिए, पूरी किसानी के लिए, मजदूरी के लिए बहुत ये था। जो इसका दूसरा हिस्सा है वो है एसेट क्रिएशन, जी, जिसकी बात की है। और एसेट क्रिएशन सिर्फ इस मायने में नहीं कि भाई हम कुछ बना रहे हैं तो बनाते चले जाएं। प्रायोरिटाइज करना जो होता है कि आपने प्राथमिकता तय की, ये बहुत सोच समझकर, मुझे लगता है बहुत वैज्ञानिक तरीके से इस पर सोचा गया कि आज के दिन अगर हम किसी मजदूर से काम ले रहे हैं तो सबसे बड़ी जरूरत क्या है। आज गांव-गांव में वो समस्या पहुंच गई है, वो है वाटर सिक्योरिटी। बिल्कुल, शहरों से पहुंचकर अब गांव तक ये चीजें चली। तो जाहिर तौर पर इसका प्रायोरिटी में आएगा पहले कि आप उसको उस काम में लगाएं जो वाटर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, तालाब है, डैम है, इस तरीके के काम जो हैं। जो दूसरा है वो जाहिर तौर पर जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होता है कि अब सड़कें बनाएंगे, आप स्कूल बन रहे हैं, जो मैंने कही लाइफस्टाइल वाली बात की। वो मजदूर आज चाहता है कि उसका बच्चा स्कूल जाए, तो उसके लिए स्कूल वहीं हो, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोर है। इस तरीके से कई सारी चीजें हैं इसमें जिसने बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो दिखेगा आने वाले दिनों में। एक और जिसकी बात हो रही है वो है कि इस नए कानून में मांग आधारित फंडिंग से बदलकर अब जो मानक फंडिंग, जिसे हम नॉर्मेटिव फंडिंग कहते हैं, वो बदला गया है। इसे आप अगर और विस्तार से बताना चाहें हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में। अब इसमें 60-40 का प्रोविजन कर दिया गया, पहले 90-10 था, क्योंकि बाकी सारा कॉस्ट तो सरकार की ओर से ही जाता था। 10% जो कॉम्पोनेंट का कॉस्ट था वो उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का की हिस्सेदारी थी। मैं अगर इसमें और जोड़ना चाहूं तो क्या ये जो मानक फंडिंग है जो आपने बताया कि 60-40 वाला, इससे क्या 125 दिनों की गारंटी कमजोर होगी, कुछ ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में जो बात कही कि किस तरीके से काम पहले दिन से भी मिल सकता है, वो मैंने बताया। चूंकि बहुत बड़े लेवल पे आज के दिन आप ग्राम पंचायतों में जाएं तो देखेंगे कुछ कुछ काम चल रहा होता है। वहां कोई सड़क बन रही होगी, कहीं तटबंध टूटे पड़े होंगे किसी इलाके में, तो वहां तटबंध का काम चल रहा होगा। तो वो काम चल रहा है। किसी न किसी कारणवश अगर रुका हो तो वो जाहिर तौर पे वो पीएम गति शक्ति में आते ही वो दूर होगी बात। काम इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा मुझे नहीं लगता, लेकिन सुधार तो सतत प्रक्रिया है, तो वो चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जो आपने 60-40 वाली बात कही, वो उस पर क्लैरिटी जरूरी है। अब इसको दो तरीके से देखना चाहिए। जितनी भी स्कीम चल रही है आज के दिन सेंट्रली, और आज से नहीं वर्षों से, बिल्कुल सारी की सारी 60-40 पे ही चलती है। बिल्कुल, अगर वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं 60-40 पे चल रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे लोगों का जीवन सुधरे, क्या स्टेट की नहीं बनती है? बिल्कुल। ये हिस्सेदारी बढ़ाने से एक चीज मुझे लगता है जो स्मूथ होगी, वो ये होगी कि जिम्मेदार हो जाएंगे राज्य। क्यों? क्योंकि उनका भी पैसा इसमें इन्वॉल्व होगा। आशुतोष जी, आपने बहुत विस्तार से हमें इस योजना के बारे में बताया और खास करके ये बताया कि कैसे विकसित भारत की तरफ अगर हम सपना देख रहे हैं तो उसके लिए हमें समय समय पर परिवर्तन करने हैं। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पर विशेष चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।